हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो प्रीवियसली हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन डेप्थ थ्योरी और आपका करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। ओके, जिसमें नंबर ऑफ आपके डेफिनेशंस थी, सब हमने चीज़ें आपको बता दी थी। और इस वीडियो लेक्चर में आपसे बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, पे अटेंशन हियर कि लेट से आपके पास एक कंडक्टर है। ओके, और एनर्जी देने के बाद, ओके, कंडक्टर को एनर्जी देने के बाद आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते थे। ओके, तो ये हो गया आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप बोल रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक क्वांटिटी और आपको दिखती थी यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस। यस और नो? पॉजिटिव आयंस होते थे यहाँ पे। ओके, ये हो गए आपके पॉजिटिव आयंस। तो सर्कल से जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सर्कल वाला पोर्शन आपके पास है पॉजिटिव आयंस। ओके, सर्कल वाला पोर्शन आपके पास क्या है? पॉजिटिव आयंस। अब ध्यान से सुनना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी पूरी रामायण वही है आपकी। जैसे आप पोटेंशियल यहाँ पे देते थे। ओके, यहाँ पे मैंने बैटरी के द्वारा पोटेंशियल दे दिया अलॉन्ग विद द स्विच की। और ये जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया, ओके, ये आपकी होगी बैटरी भी, ये हो गई स्विच की के। ओके, जैसे ही की को क्लोज किया, आपकी करंट बहना स्टार्ट हुई, वो छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, रिजल्टिंग क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ बढ़ने लगे। अब ध्यान से सुनना, असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे ही आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये किससे टकरा रहे हैं? पॉजिटिव आयन से। लगातार किससे टकरा रहे हैं? पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं। अब पॉजिटिव आयन से टकराने के बाद होता क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं आपके पॉजिटिव आयंस। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, जो आप पढ़ते हो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ये यही है। यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट किसके द्वारा हो रहा था? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बह रही थी। और वो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन थे लगातार किससे टकरा रहे हैं? कौन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उनके पाथ को? कौन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? आप बोलोगे पॉजिटिव आयन। सो पॉजिटिव आयन आर द मेन कॉज फॉर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब समझ में आया? रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर? क्योंकि उसके कंडक्टर के अंदर काफी सारे आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं, रिजल्टिंग वो आपका ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। आई होप ये आपको बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी। ओके, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ध्यान से देखना, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दिशा में मुड़ने लगेंगे, आपकी यहाँ पे करंट स्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और लेट से आपने यहाँ पे कोई वोल्टेज दिया था, लेट से आपने कुछ वोल्टेज दिया होगा। अगर देखो, ध्यान से समझना ये, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे ही आप वोल्टेज और करंट का रेशियो यहाँ पे लोगे, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं आप ये लिख देता हूँ, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब मैं समझाता हूँ कि V अपॉन आई का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। V अपॉन आई का जो रेशियो होगा हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। चाहे कोई सा भी टाइम हो, चाहे टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड हो, रेशियो ले लेना कांस्टेंट। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लो, जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। t टाइम बाद भी आप इसको मेजर कर लोगे, हमेशा आपके पास ये वाला जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा। और ये जो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट मींस V अपॉन आई इक्वल टू आर। आप लोग इसको पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और आपने इसका एक और फॉर्मूला जनरल पढ़ा है, V इक्वल टू आई इंटू आर। V इक्वल टू आई इंटू आर। सारी बात समझ में आपकी? सारी बात आपकी समझ में? ओके, नाउ ये जो आपके सामने कंसेप्ट मैंने आपके लिए लिखा है, ये जो पूरी कहानी है, इसको हम बोलते हैं आपका ओम्स लॉ। यही बोला था ओम्स साहब ने, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है समझना। ओम्स लॉ, ओम्स का नियम देखो। ओम्स साहब ने कहा था
कि जब भी आपकी फिजिकल कंडीशनिंग किसी भी कंडक्टर की, ओके, जब भी फिजिकल कंडीशनिंग जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्ट्रेन हो गया, किसी भी कंडक्टर का जब तक वो कांस्टेंट रहेगा तब तक ये वाला रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। कहने का मतलब अनटिल अनलेस आप कंडक्टर का टेम्परेचर बड़ा घटा नहीं रहे हो, उसको आपको कांस्टेंट रख रहे हो। अगर ये सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तभी तक ये रेशियो आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जब ही आपने फिजिकल क्वांटिटी चेंज करी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज होगा, आपको ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंजेस आएंगे। बात समझ में आ रही? तो आपको हमने बताया अभी कि जो भी आपका किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वी अपॉन आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसको आप बोलते हो रेजिस्टेंस। दूसरी हमने आपको बात बताई, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं डायरेक्टली। आप ऐसे लिख सकते हो ओम्स लॉ की, ठीक है, एट फॉर एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये ऐसे लिखो, व्हेन द फिजिकल कंडीशन सच एज, व्हेन द फिजिकल कंडीशंस सच एज, when the physical conditions such as temperature, volume, pressure, strain of a conductor remains constant, when the physical conditions such as temperature, pressure, volume, strain of a conductor remains constant, then the ratio of 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 potential difference applied across the ends of the conductor, then the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor, then the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing inside the conductor, is always constant, to the current flowing inside the conductor is always constant, and this constant is known as the resistance of the conductor, okay, this constant is known as what, the resistance of the conductor। इसी को हम बोलते हैं आपका फेमस ओम्स का नियम। इतनी बात आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। इसको थोड़ा अगर हम एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बताएं, ओके, तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, इसी फंडे को दूसरे तरीके से समझना, ये कोई नहीं बताएगा। जैसे ही आपके पास करंट फ्लो होती है, जैसे आपके पास किसी भी कंडक्टर की हम बात करें, करंट फ्लो होती है तो करंट से आपका वोल्टेज उत्पन्न होता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटती है एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो 1/R आता है इनटू V, दैट मींस V इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इतनी बात चमक भी बढ़िया से, V इक्वल टू आई। करंट के बारे में छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेक्चर में नहीं दे पाए होंगे। करंट डेफिनेशन आपने लिख ही ली थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट का फॉर्मूला लिख लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। किसी को बेकार सा फॉर्मूला लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, I बराबर q by t, 10वीं वाला। जिसको ये पसंद हो ये लिख लो, मेरे को तो ये वाला पसंद है, dq by dt, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। इसकी यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, बोलो फटाफट से, एम्पियर। डिस्कवरी किसने की थी करंट की, एम्पियर, कैपिटल ए, दैट मींस 1 एम्पियर, ओके। 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड होता है आपका क्या बच्चे, 1 एम्पियर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब भी 1 एम्पियर का मतलब क्या है, जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो हो जाए, जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है तब उसमें कितनी करंट बहती है, आप बोलोगे 1 एम्पियर की। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये सारी की सारी आपको बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओम्स लॉ हमने आपको बता दिया, व्हेन द फिजिकल कंडीशन, जब भी किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे तब इन दोनों का रेशियो आपका कैसा आता रहेगा, कांस्टेंट आता रहेगा। इसी कांस्टेंट को उन्होंने बोला था व्हाट इज इट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके। बताने को तो बहुत कुछ है, मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपकी बोर्ड के एस्पेक्ट से इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, अब कुछ नोट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं आपकी, मैं इसको हटा देता हूँ, ये अभी रेजिस्टेंस ही चल रहा है आपका। कुछ नोट पॉइंट्स लिखिएगा, स्टार ला के लिखिएगा बढ़िया से, ओके, स्टार ला के लिखिएगा नोट पॉइंट्स।
the conductor and circuits the conductor and circuits the conductor and circuits which follow Ohm's law. The conductors and circuits which follows Ohm's law are called ohmic conductor. Are called ohmic conductor. The conductor and circuits which follow Ohm's law are called ohmic conductor या ohmic circuits. ओके, पहला पोस्टुलेट हो गया. दूसरा पोस्टुलेट लिखिएगा, दूसरा नोट पॉइंट लिखिएगा. The conductor and circuits which do not follow Ohm's law are called non-ohmic circuits. पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, द कंडक्टर. ओके, द कंडक्टर और सर्किट्स विच फॉलो द ओम्स लॉ आर कॉल्ड द ओमिक सर्किट. ओके, ओमिक सर्किट. सेकेंड पोस्टुलेट मैंने आपको लिखवाया, द कंडक्टर और सर्किट विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक सर्किट्स. चलो थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं भाई. निश्चित रूप से जैसी डेफिनेशन है वैसी इनका काम है, वैसी मामला है कि ओमिक सर्किट ऐसे जो कि ओम्स लॉ को सीधा सीधा फॉलो करें. एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो ऑल मेटल्स. जितने ही मेटल्स होते हैं वो आपके सारे के सारे कैसे होते हैं, ओमिक सर्किट होते हैं. ओके, और यहाँ पे देख लो नॉन ओमिक सर्किट के एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे जंक्शन डायोड. जंक्शन डायोड. ओके, और आपके सिलेबस में है ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स आप पढ़ोगे सारे के सारे, ठीक है, और एक्सेट्रा लगा दो. जंक्शन डायोड भी पढ़ोगे. वे दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में सेक्शन सी में पढ़ोगे, और कम्युनिकेशन से भी पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले यूनिट में, ठीक है. तो जंक्शन डायोड भी आपके सिलेबस में, ट्रांजिस्टर भी, इसलिए मैंने आपके एग्जाम्पल लिखवा दिए. वहाँ भी बताऊंगा नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओम्स लॉ को कतई फॉलो नहीं करते. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं इसी में, अभी कोई हेडिंग वेडिंग चेंज नहीं करना है. इसी में आपका सब टॉपिक है वी आई कैरेक्टरिस्टिक. वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ. वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ. अब ध्यान से देखना इस चीज को, होता क्या है. देखो, एक मैं दो कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बेसिकली होता है ग्राफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक? ग्राफ. वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं. अब देखो, वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसी देखने को मिलेगी. अगर मान के चलो वाई एक्सिस में आपको वोल्टेज लिखता हूँ और एक्स एक्सिस में आपकी करंट लिख देता हूँ, तो एक ग्राफ मेरे को ऐसा मिलता है. एक ग्राफ मेरे को स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हो इसको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. और एक मैंने ग्राफ को जिस प्रकार से खींचा, करंट को मैंने वाई एक्सिस पे किया, वोल्टेज को मैंने एक्स एक्सिस पे किया. अब वोल्टेज में ऐसे लिखो सीधा सीधा, ठीक है. वो जो बना था दैट इज स्मॉल v, तो उसको वेलोसिटी भी लोग समझ सकते हैं. दिस इज द वोल्टेज है. ओके, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आई वी ग्राफ खींचोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा. आई वी ग्राफ खींचोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा. ओके, तो ये अब देखो यहाँ पे कहानी हो क्या रही है. एक जो आप ग्राफ खींच रहे हो जिसको आप बोल रहे हो वी आई ग्राफ, यहाँ पे जो ग्राफ है उसको मैं कह रहा हूँ आई वी ग्राफ. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओ, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर पाओ दोनों ग्राफ्स को, ठीक. तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका स्लोप होता है वी आई ग्राफ का, ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ. यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ. चलो हट गया. यस, इसी ग्राफ के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ आपको लगे हाथ, कि द स्लोप ऑफ, लिखते जाइए मेरे साथ, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ध्यान से समझना, जो इसका स्लोप होता है वी आई ग्राफ का, वो आपको क्या देता है आपको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब देखना, अगर मेरे पास एक ग्राफ है, देखना ध्यान से, ग्राफ एनालिसिस करवा रहे हैं. इसका स्लोप क्या होगा, ये या थीटा ना बोल के आप उसको बोलते हो एम बराबर टेन थीटा, और जो उसका टेन थीटा होता है मैं उसको बोल रहा हूँ आर. बात समझ में आ रही थी.
जिनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी खासी होगी उनको ये बातें बिल्कुल अच्छे से हजम हो रही होंगी कि ये जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉक एंगल, ओके, यही होता है इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप। और स्लोप m इक्वल टू आपने पढ़ा होगा बचपन में टेन थीटा। स्लोप आप क्या पढ़ते हो, m इक्वल टू टेन थीटा। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टेन थीटा जो उसका स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। और यही है आपका m का मतलब स्लोप। इज इट क्लियर? चलो दूसरा पोस्टुलेट लिख लो, दूसरा पोस्टुलेट लिख लो। तो ये क्या देगा हमें, लिख लो भाई, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ गिव्स अस द, बताओ बोलो, कंडक्टेंस। अब बताने की जरूरत नहीं, इसके केस में स्लोप लोप क्या होगा आपको इतना ध्यान रखना। ये आपको ये दो पोस्टुलेट याद रखना है कि स्लोप वी आई ग्राफ हमेशा आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, पहली बात। दूसरी बात कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ हमेशा आपको क्या देगा अच्छे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है थोड़ी देर में बताते हैं, डोंट वरी। ये आपको क्या दे देगा, कंडक्टेंस। तो इतनी बातें आपको रेजिस्टेंस के बारे में जाननी चाहिए, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अभी हम अभी भी नहीं रुकने वाले, रेजिस्टेंस अभी हम आपको और बताएंगे, और बताएंगे अभी आपको रेजिस्टेंस के बारे में और क्या होता है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हो, इसको फटाक से कॉपी करिए, फिर इसके बाद हम अपने चलते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, साथ में कॉपी कर रहे होंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस ही चल रहा है अभी, काफी बड़ा टॉपिक है ये। चलो देखो, अब हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस के और क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, ध्यान से देखना। जैसा कि हमने आपको आज क्यूआरसी में बताया था कि जो रेजिस्टेंस आपका होता है, वो जो रेजिस्टेंस होता है, मान के चलो आपके पास कोई कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर है ये आपके पास, ओके, ये आपके पास कोई सा कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। ध्यान से समझना, एक कंडक्टर है आपके पास एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका है ए, और ध्यान से सुनना, उसका रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्यूआरसी में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, उसका रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ये समीकरण नंबर एक, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे, दैट मींस आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और आर विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा रो एल अपॉन ए। मैंने आपको यहाँ तक बताया था क्यूआरसी में, और दिस इज कॉल्ड रो। रो बोलोगे, रो होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी। यूनिट की बात कर लेते हैं, एक और बता देता हूँ उसकी यूनिट क्या होती है, बोलो जरा, यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, यही बताए थे आप लोगों को, अच्छे से याद आ रहा। चलो अब देखो मजे की बात, अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देख रहा हूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आपको बताया था जाते जाते कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो आपका कंडक्टर है जिस भी मटेरियल का बना है, आपकी रेजिस्टिविटी उसी पे डिपेंड करेगी। और जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर पे डिपेंड करती है, केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ओनली, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए रेजिस्टिविटी के बारे में। यूनिट आपको बता दी, फॉर्मूला बता दिया, आया कहाँ से वो बता दिया, डिपेंडेंसी बता दी, अनडिपेंडेंसी बता दी। अब सुनो, मैं आपको यहाँ पे आगे क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास ये पहला पोस्टुलेट हो गया, दूसरा सुनो, इफ द एरिया, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the conductor, if the area of cross section of the conductor is constant, if the area of cross section of the conductor is constant, then R1 upon R2 will be equal to L1 upon L2। फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से, R1 upon R2 will be equal to L1 upon L2, ठीक।
बात यहाँ पे क्या हो रही है, जब भी आपका एरिया कांस्टेंट हो गया तो जो प्रोपोर्शनलिटी बनेगी आपकी लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप बोलोगे रो वन अपॉन रो टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रो वन और रो टू जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया पे। नेक्स्ट पोस्टुलेट, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, अगर ठीक है अगर लेंथ कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में आपकी R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू A2 अपॉन A1। प्रोपोर्शनलिटी बनाना सिखा रहा बेसिकली, जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। तो अब की बार आपकी लेंथ कांस्टेंट है, दैट मींस रेजिस्टेंस है आपकी बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आता है, जो आपका एरिया होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी बनती है वो उल्टी हो जाती है A2/A1, ठीक है। तीसरा, जब कोई कुछ भी कांस्टेंट ना हो, इफ नथिंग इज कांस्टेंट, इफ नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग का मतलब ना ही आपकी लेंथ हो ना ही आपका एरिया कैसा हो, कांस्टेंट हो, तब क्या करोगे, लिख देना देन ठीक, देन R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है। ये जो तीन चीजें हमने आपको बताई ना रामबाण है, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन रेज कम होते हैं रादर देन यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा रेज होते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम से की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ये तीन फॉर्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। इवन इससे भी अपनी पूछता है आजकल, पिछले 2-3 साल से मैंने देखा इससे पूछना बंद कर दिया, वो इससे पूछेगा या इससे पूछेगा। अगर पेपर को और टफ बनाना हुआ तो वो इससे भी पूछ लेगा आपका, ठीक है। तो सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करनी है और समझते जाना है। थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में और बता देता हूँ आपको, आई विश मैं आपको बताऊं, ठीक है। कपड़ा एक बार हटा देता हूँ इसको साथ सबके साथ। देखो देखते चलो ध्यान से। अगर मान के चलो किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तब आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, RA/L, यही होती है ना। पुट कर दो 1/1, दैट मींस रेजिस्टिविटी विल इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास, यही होगा बराबर। चलो तो आप लिख सकते हो जैसा कि अगेन क्यूआर से मैंने ये भी फंडा आपको बताया था, ये वाली चीज की जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ओनली ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक बार फिर से सुनना कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। समझ में आ रही बात। एक हो गई आपकी ये वाली बात। अगर हम रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट जो हमारे पास छोटा सा सब टॉपिक है दैट इज कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी की जगह इससे पहले आप लिख लो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ओके। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, ओके। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो आप क्या, कंडक्टेंस, ठीक है भैया। तो कंडक्टेंस आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को आप बोलते हो क्या बच्चे, कंडक्टेंस। दैट मींस मैथमेटिकल आप लिखोगे सिग्मा विल बी इक्वल टू 1/r, सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/r। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, चलो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट्स कोई बताएगा मेरे को, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ओम इनवर्स लिख सकते हो भाई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। आपको कंडक्टिविटी फाइंड करना तो पहले हो गई ओम इनवर्स, या दूसरी आप उल्टा ओम बना दो, उल्टा ओम बना दो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। आप ऐसे स्पेलिंग भी लिख सकते हो रेजिस्टेंस के केस में, इसके केस में मैंने ओम उल्टा बना दिया। दूसरा क्या लिख सकते हो, स्पेलिंग को उल्टा कर दो, मो, मो।
या हिंदी मीडियम वाले लोग कहते हैं इसको महू, ठीक है, महू कह दो, मुँह कह दो, सब बात बराबर है। ओ इनवर्स हो गया, सिंबल ये यूज कर सकते हो, स्पेलिंग का भी उल्टा कर दो, सारी की सारी यूनिट्स हो जाएंगी आपकी किसकी, इसकी। एक यूनिट और लिख लो यार, साइमंस, साइमंस या साइमन, एक यूनिट और लिख लेना हमारी तरफ से, साइमन, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कितनी यूनिट्स हो जाती है, 4 यूनिट किसकी, कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है इतनी, ओके, इतनी बात अच्छे से क्लियर। चलो अब रेजिस्टिविटी पे आ जाओ, रेजिस्टिविटी छोड़ो, हम आपको बताएंगे अभी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखो, फिर उसमें थोड़ा और बताते हैं वहां पर। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओके, एक गड़बड़ हो गई है, कंडक्टेंस को आप बोलोगे जी, ओके, इट्स सॉरी, और कंडक्टिविटी को आप बोलोगे सिग्मा, ठीक, कंडक्टिविटी को आप बोलोगे क्या, सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज व्हाट, आपका कंडक्टिविटी, ठीक। मैथमेटिकली आपको बता दिया, इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो, रो की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर ए बाय एल, आर ए बाय एल, दैट मीन्स सिग्मा विल बी इक्वल टू एल बाय आर ए, एल बाय आर ए। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। इसकी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यूनिट्स ज़रा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहीं पे देखो, इसकी यूनिट जो होती है वो आपकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, पहली यूनिट। दूसरी यूनिट देख लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, 4 यूनिट हो गई। और लिख लो महू मीटर इनवर्स या महू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। और लिखो साइमंस मीटर इनवर्स या साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो कुछ इतनी यूनिट्स आपके एग्जाम में कोई से भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, बस कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आपका ओम इनवर्स का अलग अलग तरीके से है, कहीं पे आपका ये सिंबल यूज कर रहे हैं, कहीं पे आपका ये हो गया, इनवर्स हटेगा तो उल्टा सिंबल, सिंबल नहीं यूज करना तो स्पेलिंग कर लो, स्पेलिंग नहीं करना तो और बड़ी स्पेलिंग हुई साइलेंस। तो ये सारी की सारी बातें आपको कंडक्टिविटी के बारे में पता होनी चाहिए। कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी आपको बता दी है, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें पूरी अच्छे से सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और इस टॉपिक में आपका इतना ही है, थोड़ा और रेजिस्टेंस के टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस आपका टॉपिक बचता है, वो हम आपकी अगली वीडियो में बताएंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये 2 से 3 टॉपिक आपके बचे हैं रेजिस्टेंस वाले पूरे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 1 था एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट और रेजिस्टेंस में। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।